गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है भारत के नवीन राजा तथा राज्य। इसमें हमने कल आपको गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ाया था। आज हम पाल वंश के राजाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पाल वंश के शासकों के बारे में आज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। ये राजवंश जो है ये 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक इन का साम्राज्य रहा, पाल वंश के राजाओं का। पाल वंश के राजाओं के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से सामरिक संधियों द्वारा भी अपनी शक्ति का विस्तार किया था। उनके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, जिसके कारण उनकी शक्ति तथा समृद्धि में वृद्धि हुई। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी तथा संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार किए तथा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने अनेक बौद्ध विहार भी बनवाए। देवपाल ने दक्षिण पूर्व एशिया में सुवर्ण द्वीप के शासक को नालंदा में एक विहार बनवाने की भी अनुमति प्रदान की। नालंदा उस समय भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। पाल बिहार तथा बंगाल के शासक थे। बंगाल का पश्चिमी भाग गौड़ तथा पूर्वी भाग वंग कहलाता था। हर्ष के बाद तथा पालों के सिंहासनारूढ़ होने के पूर्व बंगाल का इतिहास रहस्य की परतों में छिपा है। यह निश्चित है कि इस प्रदेश में अशांति तथा अराजकता फैली हुई थी। 7वीं शताब्दी में बंगाल के शासक शशांक की मृत्यु के बाद उसके सामंतों ने गोपाल को राजा चुना, जिसने पाल वंश की नींव डाली। गोपाल ने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक 20 वर्षों तक शासन किया तथा बंगाल को एक अस्थायी प्रशासन दिया। उसके पुत्र धर्मपाल, जो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक 40 वर्षों तक राज किया तथा राज्य का विस्तार गंगा के मैदान तक कर दिया। कन्नौज पर भी नियंत्रण कर लिया था। उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक एक महान विजेता था। उसने उड़ीसा तथा असम को जीत लिया था। तत्पश्चात पालों ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल राज्य बख्तियार खिलजी के आक्रमणों का शिकार हो गया। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम राष्ट्रकूट राजवंश, जो 753 ईस्वी से 973 ईस्वी तक इनका शासन रहा। राष्ट्रकूट मूलतः महाराष्ट्र में लाटूर के निवासी थे, किंतु उनके वंश की स्थापना एलिचपुर में हुई थी। वे दंतिदुर्ग के नेतृत्व में शक्तिशाली बने। दंतिदुर्ग ने ही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा सोलापुर के निकट मालखेद को अपनी राजधानी बनाया। उसने कांची, कलिंग, कौशल, मालवा इत्यादि को जीत लिया तथा चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार कर्नाटक तक कर लिया। उसने एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। गोविंद तृतीय
अमोध वर्ष तथा इंद्र तृतीय इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम यशस्वी राष्ट्रकूट शासक था। अपने 200 वर्षों के शासन काल में राष्ट्रकूटों ने दक्कन में राजनीतिक एकता तथा स्थिरता कायम की। किंतु किंतु 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्यों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। साहित्य के क्षेत्रों में उन्होंने संस्कृति, प्राकृति तथा कन्नड़ साहित्य में योगदान दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने एलोरा में चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर भारतीय कला और स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। राष्ट्रकूट सहिष्णु शासक थे। उन्होंने शैव, वैष्णव, बौद्ध तथा जैन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। वे इस्लाम के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने तथा मस्जिद बनाने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद हम आपको बताएंगे त्रिदलीय संघर्ष। ये क्या है त्रिदलीय संघर्ष? ये गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट, ये 3 महाशक्तियों के रूप में उदित हो चुके थे। ये तीनों महाशक्तियाँ कन्नौज पर अपना नियंत्रण करने तथा स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्षरत रहती थी। उस समय कन्नौज का सिंहासन सत्ता और शासन का प्रतीक बना हुआ था। तीनों ही शक्तियाँ समान सैन्य बल की स्वामी और साधनों से संपन्न थी। कन्नौज के लिए सतत संघर्ष को ही त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है। एक शक्ति की विजय चिरस्थायी नहीं थी। शीघ्र ही दूसरी शक्ति कन्नौज पर अपना नियंत्रण कर लेती थी। इस त्रिदलीय संघर्ष ने तीनों राज्यों को कमजोर कर दिया तथा उनके पतन का कारण बना। कन्नौज का संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। ये त्रिदलीय संघर्ष। अब इसके बाद कल हम आपको राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ाएंगे। आज इतना ही। इसके बाद कल आपको फिर पढ़ाया जाएगा।